गुड इवनिंग। डीके एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार का इतिहास, जिसमें पार्ट 5 है और मगध का उत्कर्ष क्लास है। ठीक है, हमने देखा था पहले मगध में उदयन तक देखे थे हम हरेक वंश का। आज हम देखेंगे हरेक वंश का अंतिम शासक जो है नागदशक या दर्शक। चलिए आइए बात करते हैं नागदशक। अगर नागदशक की बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड है 512 से लेके 412 BC। ठीक है, अभी इसमें कहता है कि नागदशक हरेक वंश का अंतिम शासक होता है। 412 में क्या करता है, धोखे से शिशुनाग इसकी हत्या कर देता है और मगध पे शिशुनाग वंश का स्थापना कर लेता है। ठीक है, आइए चलिए आगे देखते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में पहला शासक होता है शिशुनाग। ठीक है, अब शिशुनाग का टाइम पीरियड क्या है, 412 BC से लेके 344 BC तक है। इसकी थोड़ी सी मोटा मोटी मैं हिस्ट्री बता देती हूँ। चलिए, शिशुनाग जो है ये क्या होता है, नागदशक का सेनापति होता है। सेनापति भी होता है और एक क्या होता है, काशी का प्रांतपाल होता है। ठीक है, मतलब गवर्नर होता है। किसके टाइम, नागदशक के टाइम। चलिए, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार क्या होता है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। ये सब कितनी है, ये सब जो जितनी भी जानकारियाँ हमें मिल रही है ये साहित्यिक स्रोत से मिल रही है, साहित्यिक स्रोत से मिल रही है। ये बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश और महावंश, इससे हमें जानकारियाँ मिलती है। ठीक है, आगे आप देखेंगे कह रहा है कि हर एक वंशीय मगध शासक नागदशक को क्या करता है, जो शिशुनाग है वो धोखे से पराजित करता है और हत्या कर देता है। ठीक है, और फिर वो क्या करता है, मगध में अपना शासन स्थापित करता है। मगध में ही क्या करता हो, राजरोहण करवाता है। अगर आप देखेंगे तो सीहली बौद्ध ग्रंथ है, उनके अनुसार शिशुनाग जो है 18 वर्ष तक क्या करता है, मगध पे शासन करता है। शिशुनाग जो है वो अपनी राजधानी कहाँ बनाता है, तो गिरिव्रज में, जो कि कहाँ पे है, गिरिया की पहाड़ी पे स्थित है। वहाँ पे इसकी राजधानी होती है। जैसे कि पहले आपने देखा है कि राजगृह की राजधानी उद्यन कहाँ कर लेता, राजगृह से उद्यन अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर लेता है, तो पाटलिपुत्रा कर लेता है। लेकिन ये क्या करता है, पुनः अपनी राजधानी राजगृह में बना लेता है। लेकिन अगर इसकी एक और राजधानी थी, वो थी क्या, वैशाली थी। लेकिन वैशाली किसके टाइम बनेगा, तो इसका बेटा है जो काकवर्ण है, कालाशोक, उसके टाइम क्या होती है, सेकेंड राजधानी वैशाली हो जाती है। जब ये मगध का साम्राज्य बनता है शिशुनाग, तो काशी का प्रांतपाल जो होता है वो अपने बेटे को बना देता है, किसको, काकवर्ण को काशी का प्रांतपाल बना देता है। और इसकी दो राजधानियाँ उस टाइम आपको हमने बताया, कहाँ, एक पहली थी गिरिव्रज और दूसरी कहाँ थी, तो वैशाली। लेकिन आपको वैशाली का वास्तविक राजधानी कौन बनाएगा, तो कालाशोक बनाएगा, कालाशोक बना देगा इसकी वास्तविक राजधानी। अगर शिशुनाग की बात किया जाए तो ये बिंबिसार और अजातशत्रु की तरह ही क्या है, ये महत्वाकांक्षी शासक है। ठीक है, अपने टाइम इसने क्या करता है, अनेकों युद्ध करता है और मगध की सीमा को विस्तार करता है। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध क्या होती है इसमें, अवंती विजय। अवंती को क्या करता है, मगध में मिला देता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी यही है फैक्ट कि अवंती को क्या करता है, मगध में मिलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसी के साथ क्या होता है, मगध का बहुत विस्तार हो जाती है। अगला आप देखेंगे, इसका बेटा आता है, इसकी मृत्यु हो जाती है 394 ईस्वी पूर्व। तो क्या होता है, इसका बेटा जो कालाशोक होता है वो क्या करता है, गद्दी पे बैठता है। अब कालाशोक का अगर टाइम पीरियड आप देखेंगे तो 394 BC से लेकर 366 BC होता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसकी भी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ है महावंश के अनुसार कहता है कि शिशुनाग का जब मृत्यु होता है तो उसका बेटा क्या होता है, कालाशोक मगध की गद्दी पे बैठता है। कालाशोक को अगर देखा जाए तो कालाशोक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार नाम है, लेकिन अगर पुराणों में इसका नाम देखेंगे तो आप काकवर्ण मिलता है। कालाशोक एक बौद्ध था, वो बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, उसी के टाइम कालाशोक के टाइम में ही क्या होता है, द्वितीय बौद्ध संगीति होती है, कहाँ पे, वैशाली में।
383 BC पूर्व, मतलब कि बौद्ध के डेथ का 100 साल बाद। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब सेकेंड बौद्ध संगीति होती है तो उस टाइम क्या होता है, बौद्ध धर्म है 2 भागों में बढ़ जाता है, एक स्थाविर और एक महासंघिका। ठीक है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है। आगे चलकर आप देखेंगे तो चौथी जब बौद्ध संगीति होगी तो ये 2 और भाग में बटेंगे, एक हीनयान और महायान बटेगा। ठीक है, अब चलिए, ये कहता है, एक है बाणभट्ट, हर्षचरित का लेखक जो है बाणभट्ट, उसके अनुसार काक्यवर्ण, जो काक्यवर्ण है, कालाशोक है, उसको धोखे से कौन हत्या कर देता है, महापद्मनंदन कर देता है। कब, 366 में। और इसी के साथ क्या होता है, जो शिशुनाग वंश है उसकी समाप्ति हो जाती है और मगध पे किसका स्थापना हो जाता है, तो नंदवंशीय शासन शुरू हो जाती है। इसमें पहला राजा की आप बात करेंगे तो कौन है, महापद्मनंदन है, जो कि 344 से लेके 300, अभी इनकी टाइम पीरियड चलेगी 322 तक पूरे। अब चलिए इसमें देखते हैं, महापद्मनंदन जो है क्या करता है, 344 ईस्वी में, 344 ईस्वी पूर्व में क्या होता है, शिशुनाग वंश मगध पे शासन करता है। ठीक है, तब से ये भी क्या होता है, एक योग्य और दृढ़ शासक होता है। इसके पास क्या होती है, राजकोष जो होता है भरा पूरा और सेना बहुत ही प्रचंड एवं बलशाली होता है। ठीक है, इसके पास अपार संपत्ति होती है और बल के कारण इसे महापद्म कहा जाता है। इसे उग्र सेना भी कहा जाता है, प्रचंड सेना वाला इसका मतलब होता है। जो महापद्मनंदन है वो क्या करता है, इक्ष्वाकु, पंचाल, कुरु, है, सुरसेन, मैथिला, कलिंग आदि राजाओं को क्या करता है, जीत लेता है। अगर आगे देखेंगे तो जैन ग्रंथ के परिशिष्ट पर्वन में क्या होता है, इसे समुद्र पर्यंत विस्तार बताया जाता है, मतलब कि समुद्र तक अपनी राज को फैलाने वाला कहा जाता है। किसमें, जैन ग्रंथ के परिशिष्ट पर्वन में। अगला देखिए, महापद्मनंदन के काल में मगध साम्राज्य जो है उत्तर में आप अगर देखेंगे तो सतलज नदी और ब्यास नदी तक आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप पूरब में देखेंगे तो राजस्थान के मालवा, नर्मदा नदी आदि घाटियों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप दक्षिण में जैसे ही जाते हैं तो गोदावरी, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी तक इसने क्या किया था, कलिंग को भी क्या किया था, मगध में मिला लिया था जीत कर। अगर पुराणों में इसे क्या कहा जाता है, पुराण में देखेंगे तो इसे सर्व छत्रांग कहा जाता है, मतलब कि इसका होता है क्षत्रियों को नाश करने वाला। अगर बौद्ध ग्रंथ की बात करते हैं तो इसमें उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है। अगला देखते हैं हम, महापद्मनंदन के समय क्षत्रिय रक्त अभिमान जो है करने वाले राजवंशों को इसने क्या किया, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और अंत कर दिया। पुराणों में इसे कली का अंश या सभी क्षत्रियों का नाश करने वाले छत्रांग कहा गया है। ठीक है, इसको अगर देखा जाए तो इसे परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है। ठीक है, इसे एकराट अनुल्पनिया शासक की उपाधि इसने क्या की, धारण की है। अगर देखा जाए तो इसने एक और काम किया, इसने क्या किया, शिल्प और वाणिज्यिक व्यापार थी, इसको क्या किया, प्रोत्साहित इसने किया, बहुत अच्छी। अगर इसको अभिलेखीय प्रमाण आप देखते हैं तो हाथी गुफा जो अभिलेख है खारवेल के, उसमें दिखाया गया है कि जो महापद्मनंदन था वो कलिंग विजय किया था और वहाँ पे जो जैन मुनि जिनसेन की जो प्रतिमा थी उससे उठाकर मगध लाया था। ठीक है, अगला देखते हैं, कलिंग में एक नहर का भी इसने क्या किया, निर्माण करवाया। इसका भी हाथी गुफा अभिलेख से प्रमाण मिलता है। मत्स्य पुराण के अनुसार अगर आप देखेंगे तो महापद्मनंदन था वो मगध पे कितने वर्ष शासन करता है, 25 वर्ष शासन करता है। बौद्ध ग्रंथ में महाबोधि वंश में नंद शासकों का नाम का भी उल्लेख है, साहित्य स्रोत है, जो कि इस प्रकार है, आप देखेंगे इनका। पहला है उग्रसेन जिसे हम बोलते हैं महापद्मनंदन, एक है पंडुक, सेकेंड है संडुगति और भूतपाल, चौथा है राष्ट्रपाल भी है एक, ये पांचवा है। अब छठा का देखेंगे तो गोविंद शाक है और 10 सिद्धक है सातवां। और आप अगर आठवां को देखेंगे तो घनानंद जो कि लास्ट शासक है। ठीक है, एक कौन सा शासक है, लास्ट अंतिम शासक है
ठीक है, अब हम घनानंद की बात करते हैं। घनानंद की बात करते हैं तो ये क्या है, अंतिम शासक है किसका, नंदवंश का। ठीक है, जो कि क्या है, सिकंदर के समकालीन है। इसे यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमिस या उग्रसेन का पुत्र कहा है, जिसके पास क्या है, अचल संपत्ति है, बाप की तरह ही इसके पास है। यूनानी लेखक कार्टिकस लिखता है कि जो धनानंद है ना, उसके पास 20,000 क्या है, अश्वरोही हैं, 2 लाख पैदल सेना है, 2,000 रथ सेना है, 3,000 हाथी सेना है। ठीक है, इसी के कारण क्या करता है, सिकंदर जो है जानता है कि एक जो ब्यास के उस पार वाले कोई शासक है जो मगध में राज्य कर रहा, उसके पास विशाल सेना है। इससे भयभीत होकर वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। इसका एक होता है सेनापति कौन है, भद्रशाल रहता है। ठीक है, धनानंद का साम्राज्य उत्तर हिमालय से लेकर आप देखेंगे तो दक्षिण में गोदावरी नदी तथा पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। ठीक है, बहुत बड़ा साम्राज्य था। अगला देखते हैं, धन एकत्र करने के लिए इसके पास अपार लालसा थी, इसके कारण इसे धनानंद पड़ा। उसे 80 करोड़ धन राशि जो गंगा नदी के तल में एक चट्टानी गुफा में क्या कर देता है, छिपा के रखता है। इस बात का उल्लेख कौन करता है, तो यूनानी लेखक हैं, वो इसका उल्लेख करते हैं। सिकंदर धनानंद की शक्ति का पता कहाँ लगता है, तो उसको तक्षशिला से लगता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है। ग्रीक इतिहास घनानंद को अग्रमिस अथवा जनेंद्र कहते हैं या जनेंद्र मिस कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, इससे क्या होता है, धन की बहुत ही अहंकार हो जाता है और अपने दरबार में एक पंडित होते हैं चाणक्य, जो विष्णुगुप्त को अपमानित करता है। चाणक्य के क्या करते हैं, इस टाइम प्रतिज्ञा लेते हैं कि मतलब मैं तुम्हारे साम्राज्य को नाश कर दूंगी, तभी अपनी शिखा को बांधूंगी। ठीक है, बाद में क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य को ये तैयार करते हैं और घनानंद को ये क्या करता है, 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहायता से इसको मार देता है और फिर क्या करता है, मगध पर नंद वंश का समाप्ति होता है और ये क्या करता है, मौर्य वंश का स्थापना करता है। नंद राजाओं में अगर देखेंगे तो आप पौने अभिरुचि जी, उनके कल्पक और साल्टल जैसे मंत्रियां भी हुआ करते थे। ये क्या था, जो धनानंद था वो जैन धर्मावलंबी था, जैन धर्म को मानता था। पुराणों के अनुसार महापद्मनंदन 28 वर्ष और उसके उत्तराधिकारी 12 वर्ष ही राज किए मगध पे। ठीक है, शीली ग्रंथ के अनुसार आप देखेंगे तो शीली बौद्ध ग्रंथ है, उसके सारे नंदों को सम्मिलित राज अवधि की बात करें तो 321 से 22 में पूरी तरह से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगर आप देखें तो नंद वंश का राजनीतिक महत्व यह है कि नंद के राजाओं ने भारत में बहुत बड़े भाग पर क्या करते हैं, शासन स्थापित कर लेते हैं और ये क्या करते हैं, एक राजनीतिक एकता स्थापित करते हैं और सूत्रपात भी करते हैं। मगध क्या होता है, आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य बन जाता है। अगर आप देखेंगे तो आर्थिक आधार पर पाटलिपुत्र को शिक्षा, कला एवं साहित्य और वाणिज्यिक व्यापार का प्रमुख केंद्र बना देते हैं इन लोग, कौन, नंद लोग। नंद शासक जैन मत का पोषक थे। इसकी पुष्टि विशाखदत्त का कौन करता, नाटक है जो मुद्रा राक्षस से होती है। थैंक यू वॉच करने के लिए, आज तक के इतना के लिए। फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव भी, थोड़ी सी टाइम लगेगी, आप लोग वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।